हेलो बेटी, हाउ आर यू? फाइन। तुम्हारा बात कब का है? क्या? बात कब? हाँ। बोलो भाई, बात कब करना है? बादल। हमारी क्लास चल रही है यार। जो भी है स्पीकर अनम्यूट करो। सॉरी, म्यूट करो, म्यूट।
Good evening, everyone. Audio, video, both clear? Good evening, everyone. Audio, video clear? Am I audible? Good. स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपरली? ओके, गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने जावा का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ लिया था। क्या था बताइए फटाफट। जावा का पहला सबसे खास और सब हाँ, जावा टेक्नोलॉजी है तो जावा की डेफिनेशन है। जावा का पहला सबसे क्रूशियल फीचर, अरे पूरा लेक्चर उसी फीचर पे गया था हमारा। व्हाट वाज दैट? एग्जैक्टली, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर पे। तो पहला अपन ने पढ़ लिया, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर। एक एक फीचर मैं आपको समझाता जाऊंगा। नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स सारे आपसे शेयर होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे रिगार्डिंग नोट्स। मैं आपको बता दूं, ये हैं आपके नोट्स जो गूगल क्लासरूम पे आपसे शेयर होते जाएंगे। जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ती जाएगी ये नोट्स आपसे हम लोग शेयर करते जाएंगे। राइट, अभी हमारा लेक्चर 1 स्लाइड के हिसाब से लेक्चर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। लेक्चर 1 में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी तक अपन ने पढ़ लिया है। अब आज मैं आपको ये सारी कहानी से आगे का करवा रहा हूँ। आज हम ये बाकी के फीचर्स पढ़ेंगे। तो जितने भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं मैं आपको समझा दूंगा। नोट्स इन सब के स्लाइड के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर? आ रही है बात समझ में? हाफिज, दिस इज द सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास वॉज इंट्रोडक्शन क्लास, वो हो चुकी है। आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, नो इश्यूज इन दैट। अगर आपकी वो क्लास मिस हो गई है, उससे आज की क्लास का कोई लिंक नहीं है। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे ऑल्सो। ओके हाफिज, चलिए तो मैं अब आपको एक एक फीचर एक्सप्लेन कर देता हूं। स्लाइड में सबसे रिलेटेड नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप इजीली स्लाइड से उनको रेफर कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं जावा के दूसरे क्रूशियल फीचर पे, एंड दैट इज जावा हैज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। है ना? ध्यान से अब आप समझिएगा। यस 100% नहीं है, बिल्कुल सही। 1% डिपेंडेंसी है प्लेटफॉर्म पे, और वो 1% डिपेंडेंसी जेवीएम के कारण है, बिकॉज जेवीएम फॉर एवरी प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट। सौरभ, जावा 100% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। यस वी कैन एग्री, मान सकते हैं 99% है। 1% डिपेंडेंसी आ जाती है बिकॉज ऑफ जेवीएम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम इज डिफरेंट। तो कुछ बातें कोर लेवल पे ओएस पे डिपेंड करेंगी, बट एज अ प्रोग्रामर उन बातों का आपके प्रोग्राम के बिहेवियर पे, परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फीचर, एक टॉपिक जावा में ऐसा नहीं है जो विंडोज पे चले लेकिन लिनक्स पे ना चले, या मैक पे चले पर विंडोज पे ना चले। ऑल द फीचर्स प्रोवाइडेड टू प्रोग्रामर बाय जावा behave in the same way across every platform. So for us Java is platform independent. आप हार्डवेयर लेवल पे जाके सोचेंगे तो जरूर डिपेंडेंसी थोड़ी सी नजर आएगी, क्योंकि जेवीएम के होने के कारण कुछ चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे बदल जाती हैं। क्लियर सौरभ? और वो भी बहुत लास्ट में आपको दिखेगा जब आप जावा का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। ओके, अब पढ़ते हैं जावा हैज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है?
तो ये बताइए आप लोग कौन सी लैंग्वेज से फेमिलियर है, तो मैं उस लैंग्वेज के टर्म्स में आपसे बात करूं। सी, सी प्लस प्लस किस में, सी में है, ओके गुड। चलिए आप मुझे बताइए सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो तो सी लैंग्वेज में ये जो मेमोरी एलोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेशन मतलब जो आप वेरिएबल सी लैंग्वेज में बनाते हैं, अगर आपने कंप्लीट सी पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा दो तरीके का होता है। इन सी प्रोग्रामिंग memory allocation is done in two ways. One is called as static memory allocation. No problem Sumit, आपके साथ भी सेम होगा. Other one is called as dynamic memory allocation. Right? C लैंग्वेज में अगर आप नोटिस करें तो आप दो तरीके से अपने प्रोग्राम में मेमोरी को एलोकेट करते हैं. एक कहलाता है स्टैटिक, एक कहलाता है डायनेमिक. मैं पहले आपको समझा देता हूं, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो या भूल गए हो. स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि आप जब कोई वेरिएबल बनाते हो, जब आप कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हो और कंपाइलर आपके वेरिएबल को देखकर ये डिटेक्ट कर ले कि वेरिएबल को इतने बाइट्स मेमोरी में लगेंगी, वेरिएबल को इतनी स्पेस मेमोरी में लगेगी, तो वो कहलाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. मेरी बात गौर से दोबारा सुनिएगा. स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है जब आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं. कैसे बनाते हैं सी में वेरिएबल, बताइए जरा. इन सी प्रोग्रामिंग हाउ डू वी क्रिएट वेरिएबल्स. एक इंटीजर बनाना है, क्या लिखते हैं सी में? वेरी गुड. सी प्रोग्रामिंग में आपको अगर एक इंटीजर बनाना है तो आप लिखते हैं इंट ए. राइट? अब आप मुझे बताइए जब कंपाइलर इस इंट ए लाइन को पढ़ेगा तो क्या वो ये डिटेक्ट कर पाएगा कि ए वेरिएबल को मेमोरी में कितने बाइट्स लगेंगी, कि नहीं कर पाएगा? कर लेगा ना. अगर टर्बो पे है तो 2 बाइट, जीसीसी पे है तो 4 बाइट. हम मान लेते हैं टर्बो पे है तो कंपाइलर इजीली डिटेक्ट कर लेगा दैट दिस वेरिएबल ए is going to occupy a space of 2 byte. This kind of allocation is called as static allocation. ऐसे ही अगर आपने C लैंग्वेज में एरेज बनाए हो तो आपने देखा होगा आप एरे बनाते वक्त लिखते हैं int arr 10. क्या कंपाइलर इस लाइन को देखकर इतनी मैथ्स, इतनी गणित लगा लेगा कि आपके इस एरे को मेमोरी में 20 बाइट चाहिए? लगा लेगा. जब इस तरीके का मेमोरी एलोकेशन होता है तो ये लैंग्वेजेस में कहलाता है स्टैटिक एलोकेशन. जावा, सी शार्प, सबके अंदर इस तरीके का एलोकेशन आपको मिलता है. सी में भी मिलता था. राइट? लेकिन जो सेकेंड एलोकेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एलोकेशन. और याद रखिएगा इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग डायनेमिक का मतलब हमेशा हमेशा होता है रन टाइम. पाइथन इज डिफरेंट सौरभ. अपन डेविएट हो जाएंगे, बहुत सारी लैंग्वेजेस एक साथ डिस्कस करेंगे तो पाइथन में सब कुछ डायनेमिक होता है. Every variable in Python is dynamically created because in Python nothing is variable, everything is object. So Python has a altogether different story. Okay, Saurav? Right? चलिए पहले अपन अपना डिस्कस कर लें. So dynamic memory allocation का मतलब होता है आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं. रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट प्रोग्रामर जनरली तब करता है जब उसे साइज लेनी होती है यूजर से. जैसे आप लोग मुझे बताइए, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को, ये 10 यूजर ने दिया है कि प्रोग्रामर ने दिया है? ये जो 10 साइज दी है ये प्रोग्रामर ने अपनी तरफ से दी है कि ये यूजर से लेकर दी है अपन ने? ये प्रोग्रामर ने दी है. राइट? और जब साइज प्रोग्रामर दे रहा है तो एरे कहलाता है स्टैटिक एरे. अगर आप चाहते हैं साइज आप यूजर से ले पाए, अगर आप चाहते हैं मेमोरी एलोकेशन यूजर की साइज के अनुसार हो, तो दुनिया की हर लैंग्वेज आपको प्रोविजन प्रोवाइड करती है टू एलोकेट मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. जैसे मान लीजिए आज के लेक्चर की हम बात करें, मुझे नहीं पता आज के लेक्चर में कितने स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अटेंड करने आने वाले हैं. इमेजिन करिए मुझे अपने सॉफ्टवेयर में हर स्टूडेंट के लिए एक स्लॉट रिजर्व करना होता, तो सोचिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं ये स्लॉट स्टैटिकली रिजर्व नहीं कर सकता. आप देखते हैं जब आप जूम में ज्वाइन करते हैं तब आपके लिए एक स्लॉट क्रिएट होता है और तब स्क्रीन पे आपकी एंट्री दिखती है. क्या जूम पहले से सारे स्टूडेंट्स की एंट्री करके बैठ जाता है या जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाते हैं एंट्री होती जाती है? आप बताइए, आप लोग भी इस चीज को ऑब्जर्व करते होंगे. देखा आपने जूम सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे जैसे ज्वाइनीज आते जाते हैं, अटेंडीज आते जाते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर उनके लिए स्पेस क्रिएट होती जाती है.
तो जब आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं तो ये मेमोरी एलोकेशन दुनिया की हर लैंग्वेज में कहलाता है डायनेमिक एलोकेशन। आप में से जिन लोगों ने कंप्लीट सी पढ़ी होगी, आपने सुना होगा ये काम करने के लिए सी में एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम होता है malloc, which stands for memory allocation। लेकिन एक बड़ी समस्या सी लैंग्वेज के साथ डायनेमिक एलोकेशन को लेकर और होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि सी में अगर हम मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, सी में अगर हम मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मेमोरी को रिलीज करें, उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करें, और हमें एमएलॉक के साथ फिर एक फंक्शन और पढ़ाया जाता है सी में, और उस फंक्शन का नाम होता है फ्री फंक्शन। उस फंक्शन का नाम होता है फ्री फंक्शन। मैं सिंटेक्स नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट होती है तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की जिम्मेदारी होती है सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में कि वो मेमोरी को मैनेज खुद करे, मेमोरी एलोकेट करे, और जब काम खत्म हो जाए तो मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए भी एक फंक्शन कॉल करे। और आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुनिए, अगर प्रोग्रामर सी प्लस प्लस में ये फ्री वाला फंक्शन कॉल नहीं करता है, फंक्शन का नाम है फ्री, ध्यान रखिएगा, ये फ्री नाम वाला फंक्शन कॉल नहीं करता है, तो हम सी प्लस प्लस में मानते हैं प्रोग्रामर ने गलत कोडिंग लिखी, बैड प्रोग्रामिंग करी, और उसने मेमोरी को लीक करवा दिया। लीक का मतलब समझते हैं? लीक का मतलब समझते हैं? पेट्रोल लीक हो गया मतलब वेस्ट हो गया। आपने मेमोरी वेस्ट कर दी, ना आपने मेमोरी यूज करी, ना आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी वापस दी ताकि वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो आपने मेमोरी का अतिक्रमण कर लिया, आपने मेमोरी को कैप्चर करके रख लिया, ना खुद कुछ कर रहे हैं ना दूसरों को करने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मेमोरी को फ्री से फ्री नहीं करा। यानी सी का प्रोग्रामर लॉजिक पे ध्यान कम दे पाता है, वो मेमोरी को ही मैनेज करने में लगा रहता है। अब सोचिए कल को सी में आप कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करें, कोई गेम डेवलप करें, या जूम जैसी कोई एप्लीकेशन डेवलप करें सॉरी, तो आपको एज अ डेवलपर इस एप्लीकेशन में मेमोरी को ही मैनेज करने में आधे से ज्यादा समय देना पड़ेगा। आपका ध्यान सारा का सारा एमएलऑक और फ्री पे लगा रहेगा, आप प्रोग्राम के लॉजिक से दूर हो जाएंगे और मेमोरी मैनेज करने के ज्यादा करीब चले जाएंगे। अननेसेसरी सी आपको इन्वॉल्व करती है इन मेमोरी मैनेजमेंट। अगर यही सेम कोड जावा का होता, प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर यही सेम कोड जावा का होता तो जावा में भी याद रखिएगा ये जो मेमोरी एलोकेशन होता है ये दो तरीके का होता है, ठीक है। इन जावा ऑल्सो वी हैव स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक एलोकेशन। जावा में भी वेरिएबल बिल्कुल सी की तरह बनते हैं, लाइक इंट ए, ये आपने लिख दिया तो जावा में दिस विल बी कॉल्ड एज स्टैटिक एलोकेशन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जावा में इंटीजर 4 बाइट के होते हैं। सी में कितने बाइट के होते हैं? सी में कितने बाइट के होते हैं? 2 बाइट के या 4 बाइट के। 2 बाइट के टर्बो पे, 4 बाइट के दूसरे कंपाइलर्स पे, बट जावा में फिक्स है ये 4 बाइट के होते हैं। ओके, दिस इज स्टैटिक, बिल्कुल सी की तरह। बट जो जावा में डायनेमिक एलोकेशन होता है उसमें प्रोग्रामर को 2 नहीं एक ही काम करना पड़ता है। उसमें प्रोग्रामर को 2 नहीं एक ही काम करना पड़ता है, और वो काम है सिर्फ मेमोरी एलोकेट करवाना। प्रोग्रामर की जिम्मेदारी नहीं होती जावा में कि प्रोग्रामर मेमोरी को डीएलोकेट करने का ध्यान रखे। प्रोग्रामर को चिंता नहीं करनी है जावा में कि उसने जो मेमोरी एलोकेट करी है वो मेमोरी को डिस्ट्रॉय कैसे करा जाएगा, रिलीज कैसे करा जाएगा, सिस्टम को रिटर्न कैसे करा जाएगा। ये सारी चिंता आप नहीं करते, ये सारी चिंता आपके बिहाफ पे करता है JVM। फुल फॉर्म क्या है JVM का? लास्ट लेक्चर याद कीजिए, JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, राइट। तो जावा में मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपको कीवर्ड मिलता है जिसका नाम है न्यू। न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल मैं आपको पहली बार करना सिखाऊंगा जब मैं जावा में आपको एरे नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा। जिस दिन जावा में ये चैप्टर सीखेंगे अपन, उस दिन पहली बार आप न्यू कीवर्ड का यूज करना सीखेंगे। अभी बस इतना मान लीजिए कि जावा में अगर आपको मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करनी है तो आपको अपनी तरफ से न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है। बट जावा में गौर करिएगा, ऐसा कोई फंक्शन या कीवर्ड नहीं होता जो प्रोग्रामर को कहे कि वो मेमोरी को फ्री करे। मेमोरी फ्री करना हमारी टेंशन नहीं है, इट इज द टेंशन ऑफ JVM। तो गेस करिए इसका प्रोग्रामर के लिए बेनिफिट क्या होगा? गेस करिए इसका प्रोग्रामर के लिए बेनिफिट क्या होगा?
जल्दी बताइए फटाफट। प्रोग्रामर इससे क्या फायदा पाएगा? प्रोग्रामर कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन हिज प्रोग्राम, वो अपने लॉजिक्स को संभाले, वो अपने कोड की तरफ ध्यान दे। मेमोरी मैनेज करना, हार्डवेयर मैनेज करना, ये प्रोग्रामर की टेंशन नहीं होती, ये प्रोग्रामर का आउटलुक नहीं होता। अब आप वापस लौटिए तो आपको ये लाइन ज्यादा रेलिवेंट लगेगी कि हम कह रहे हैं जावा हैज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। एंड हु डज दिस मेमोरी मैनेजमेंट फॉर यू? Who does this memory management for you? Very good. This memory management for you is done by Java Virtual Machine. So as a developer, you can focus more on the program, less on the memory management part. जबकि आप C में करते हो तो आपको MLOps को फ्री पढ़ाया जाता है। आप इसे कुछ लोगों ने अगर C++ पढ़ी होगी तो आपको सिखाया गया होगा वहां न्यू होता है और न्यू के साथ डिलीट नाम का भी एक कीवर्ड होता है। एज अ C++ डेवलपर भी हमें ये दोनों कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं जब हम डायनेमिक एलोकेशन करते हैं। बट जावा में न्यू होता है, बट जावा में डिलीट नहीं होता। सो जावा में प्रोग्रामर मेमोरी एलोकेट करवाता है, डीएलोकेट जब प्रोग्रामर को नहीं करवाना। इट इज द जॉब ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। एम आई क्लियर? एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट? राइट। अब इसका आप एक एनालॉजी समझिए, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं, आपको फटाफट समझ में आएगा इस मेमोरी मैनेजमेंट का फायदा। ठीक है, एक एग्जांपल है जो आपको बता देगा मेमोरी मैनेजमेंट जावा में कितना बढ़िया है। इमेजिन करिए आपको एक पार्टी में इनवाइट करा गया है। आपको एक पार्टी में इनवाइट करा गया। आजकल तो पॉसिबल नहीं है, आजकल तो सिनेरियो ही बदला हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। बट मान लीजिए कोरोना वायरस के पहले की कहानी है, आपको पार्टी में इनवाइट करा गया है। ये पार्टी की होस्ट सी लैंग्वेज है। सी ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। आप इस पार्टी में गए, आपको वहां बहुत सारी स्वीट्स रखी हुई दिखी, खूब सारी मिठाइयां आपको दिखी। ठीक है, आपका सबसे पहला ध्यान गुलाब जामुन की तरफ गया। ओके, गुलाब जामुन की कटोरी आपने उठाई, गुलाब जामुन खाना आपने शुरू करा। इतने में आपका ध्यान रस मलाई की तरफ गया। आपका मन करा रस मलाई भी खा लो। सी आपको रस मलाई खाने देगी, लेकिन गेस करिए पहले क्या बोलेगी? पहले बोलेगी ये जो गुलाब जामुन खा रहे हो ना, ये जो तुमने जिस प्लेट में लिया है ना, पहले जाकर इस प्लेट को किचन में रख कर आओ, इस प्लेट की साफ सफाई करो, फिर तुम्हें दोबारा रसमलाई अलॉट की जाएगी। मतलब जो आप मेमोरी यूज कर रहे हैं ना, पहले आप उस मेमोरी को रिटर्न करिए, वो मेमोरी सिस्टम को दीजिए, फिर आप दोबारा मेमोरी को यूज कर सकते हैं। एक साथ 10-15 मिठाइयां आप नहीं खा सकते, ये सी कहती है। आप सोचिए अगर यही पार्टी की होस्ट जावा होती, राइट? जावा ने भी खूब सारी स्वीट्स रखी होती। जावा में अगर जाकर आप एक स्वीट उठाते, स्वीट से मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? ये एनालॉजी कनेक्ट कर पा रहे हैं? स्वीट से मेरा मतलब मेमोरी ब्लॉक से है, राइट? जावा में अगर आपने एक स्वीट उठाई होती और आप इस स्वीट को खा रहे होते और आपका ध्यान रसमलाई की तरफ जाता, तो जेवीएम बोलता कोई दिक्कत नहीं है बॉस, तुम तो रसमलाई खाओ, लाओ ये प्लेट मुझे दे दो, मैं ये प्लेट किचन तक पहुंचा दूंगा, मैं इस मेमोरी को रीयूज कर लूंगा, तुम तो खाने पे ध्यान दो, तुम्हें क्या करना है, प्लेट कैसे साफ करनी है उस पे ध्यान देकर। यानी यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट किचन मैनेजमेंट, यू जस्ट बॉदर अबाउट योर ईटिंग, यू जस्ट एंजॉय द पार्टी। आप सिर्फ ध्यान दीजिए पार्टी पे, आपको बाकी मैनेजमेंट की चिंता नहीं करनी है। आया एग्जाम्पल आपको समझ में? सो ज्यादा आराम से ज्यादा टेस्ट लेकर खा पाएगा ना जो भी विजिटर होगा, अगर उसे प्लेट्स मैनेज ना करने की जिम्मेदारी मिले, राइट? दिस इज व्हाट जावा डज। तो जावा कहती है एज अ डेवलपर आप अपने काम पे ध्यान रखो, डोंट इंटरफेयर इन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज माय ड्यूटी, I'll automatically arrange memory for you, I'll automatically destroy memory for you। आप तो सिर्फ ये देखो आपको कब कब मेमोरी एलोकेट करवानी है। जब जब आदेश दोगे जेवीएम आपके लिए मेमोरी लाकर देगा, और जब आपको लगेगा आपको मेमोरी नहीं चाहिए, जेवीएम अपने आप उस मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा। इसका मतलब जावा में क्या नहीं होता? गेस करिए, जावा में प्रोग्रामर की मिस्टेक से क्या नहीं होता? जावा में मेमोरी लीकेज नहीं होता। समझ रहे हैं? जावा में मेमोरी लीकेज नहीं होता। ये मेमोरी लीकेज प्रोग्रामर के भुलक्कड़पन के कारण होता है, प्रोग्रामर के भुलक्कड़पन के कारण होता है। कौन सा भूलने का एफर्ट? कि प्रोग्रामर फ्री कॉल करना भूल जाता है। अगर प्रोग्रामर सी जैसी लैंग्वेजेस में बहुत हैवी मेमोरी यूज करे और मेमोरी को समय रहते डिस्ट्रॉय ना करे, तो सी की एप्लीकेशन मेमोरी लीक कर देती है, एप्लीकेशन हैंग होने लगती है,
ऐसा जावा में नहीं होता है। आया समझ में? क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, तो अब ये बताइए जावा इसीलिए स्लो है? मानते हैं जावा के स्लो होने का एक रीजन ये भी हुआ क्योंकि जेवीएम अपने सर पे वो जिम्मेदारी ले लेता है जो जिम्मेदारी सी ने प्रोग्रामर पे दी हुई है। मानते हैं? लेकिन आप ये भी मानते हैं जावा का मेमोरी मैनेजमेंट सी से बेटर है? आप मानते हैं जावा का मेमोरी मैनेजमेंट सी से बेटर है? और ये मेमोरी मैनेजमेंट हर मॉडर्न लैंग्वेज के पास है। आप जावा में शायद इसे पहली बार सुन रहे हैं। यही मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन करती है, यही मेमोरी मैनेजमेंट सी शार्प करती है, यही मेमोरी मैनेजमेंट दुनिया की हर मॉडर्न लैंग्वेज करती है। इसलिए कहा जाता है आप मॉडर्न लैंग्वेजेस पढ़ें तो आपको समझ में आएगा मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। अगर सिर्फ C++ पढ़ के रह जाएंगे तो आप कभी नहीं दुनिया में किसी इंटरव्यू में बता पाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेमोरी मैनेजमेंट। अभी बताइए, अभी समझ में आया व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट? मेमोरी मैनेजमेंट मतलब दो बातें, एलोकेशन डन ऑन, बरिए, एलोकेशन डन ऑन किसकी रिक्वेस्ट? प्रोग्रामर्स रिक्वेस्ट, while deallocation handled automatically by very good JVM। इसलिए दुनिया में जितने गेम्स हैं, जितनी पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह, दे ऑल आर डिजाइन यूजिंग जावा। एंग्री बर्ड नाम सुना है आपने? एंड्रॉइड फोन का एक बहुत पॉपुलर गेम एंग्री बर्ड, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जावा। और ये सारे गेमिंग एप्लीकेशंस, ये सारी चैटिंग एप्लीकेशंस में बहुत क्रूशियल मेमोरी मैनेजमेंट लगता है एंड जावा इज वेरी गुड एट मैनेजिंग द मेमोरी। क्लियर? चलो आगे, पॉइंट समझ में आया? तो दिस वाज सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा, दैट जावा हैज वेरी गुड मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी फीचर्स। बढ़ूं आगे, थर्ड पॉइंट इज जावा इज अ वेरी रोबस्ट लैंग्वेज। जावा एक बहुत रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट को दूसरे वर्ड्स में अगर मैं लिखूं तो वी कैन से फॉल्ट टॉलरेंट। ठीक, समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल्ट टॉलरेंट और रोबस्ट। अगेन मैं सी का थोड़ा सहारा लूंगा। तो मुझे बताइए, मैं आपको एक छोटा सा कोड सी में लिख के दे रहा हूं, आप बताना इस कोड का बिहेवियर क्या होगा। ध्यान से, सी लैंग्वेज में सपोज कीजिए मैंने ये एक लाइन लिखी, क्या बता सकते हैं व्हाट इज दिस लाइन डूइंग? जल्दी बताइए, व्हाट इज दिस लाइन डूइंग? जल्दी बोलिए फटाफट, शाबाश। दिस इज डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग एन एरे of how many elements? Of 5 elements, right? अब आपको अगर पता हो एरे के अंदर अगर 5 एलिमेंट हैं तो हमें अगर इस एरे को एक्सेस करना है तो 5 ही वैल्यूज डाल सकते हैं ना, इसमें 5 ही वैल्यूज डाल सकते हैं ना हम इसमें। अब सपोज करिए एज अ सी प्रोग्रामर मैंने इस एरे में 5 की जगह 6 वैल्यूज डाली, ARR1, ARR2, ARR3, ARR4। ठीक है, इतनी तो एरे में कैपेसिटी है, इतना तो वो इजीली रख लेगा। नाउ एवरीवन प्लीज टेल मी, जिन्होंने सी पढ़ी है, क्या होगा अगर सी में मैं कहूंगा ARR5 इक्वल टू 60? व्हाट इफेक्ट दिस लाइन विल हैव? कैन यू टेल मी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आपका जवाब होगा सर, इफेक्ट विल बी अनप्रेडिक्टेबल। इफेक्ट विल बी अनप्रेडिक्टेबल। इट ऑल डिपेंड्स वेदर मेमोरी इज अवेलेबल और नॉट। अगर मेमोरी अवेलेबल हुई दिस कोड विल रन, अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं हुई दिस कोड विल क्रैश, क्योंकि आप उस एरिया में डेटा डाल दोगे जो आपके एरे की रेंज के बाहर जा रहा है। 5 को देखकर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ये 5 साइज है, याद रखिएगा, ये 5 इंडेक्स है। अगर साइज 5 है तो इंडेक्स से 0 to 4 ही अवेलेबल होते हैं। तो आप 5वां एलिमेंट नहीं, आप 6वां एलिमेंट डाल रहे हो जब आप ARR5 बोल रहे हो।
और जब आप 5 के एरे में 6 नंबर डालोगे तो सी लैंग्वेज का बिहेवियर हो जाता है अनप्रेडिक्टेबल, यानी कभी ये प्रोग्राम चलेगा, कभी ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। और अगर चल गया तो आप इमेजिन करिए मेमोरी फ्री थी, अगर नहीं चला तो इसका मतलब किसी और प्रोग्राम ने मेमोरी ऑक्यूपाई करी हुई थी, आपके प्रोग्राम ने उस प्रोग्राम के साथ क्लैशिंग करी, आपका प्रोग्राम भी क्रैश कर गया, वो प्रोग्राम भी क्रैश कर गया। ये होगा जब सी में प्रोग्रामर ऐसी बेवकूफियां अपने प्रोग्राम में करेगा, एरे छोटी साइज का ले और डेटा ज्यादा डालने की कोशिश करे। अब सुनिए गौर से, जावा होती तो जावा क्या करती? अगर ये सेम कोड आप जावा में लिखते, जावा में भी याद रखिएगा एरेज होते हैं, जावा में भी याद रखिएगा एरेज के इंडेक्सेस होते हैं। जावा इन पांचों को तो बड़े आराम से आपसे एक्सेप्ट करवाती, बड़े आराम से आपसे पांचों को एक्सेप्ट करवाती, लेकिन जैसे ही जावा देखती आप ये 6वां नंबर डाल रहे हैं, जावा बिल्कुल चेक नहीं करती कि मेमोरी में जगह है या नहीं है। जावा की नजरों में आप जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर गलत है तो जावा के पास इस गलती की सजा है। सजा ये है कि जावा आपके प्रोग्राम को इमीडिएटली किल कर देगी। और याद रखिएगा, नहीं सिंटेक्स एरर नहीं, बिल्कुल नहीं आकाश, सिंटेक्स एरर आती है कंपाइल टाइम पे। मैं बोल रहा हूं प्रोग्राम रन हो रहा है, कंपाइल टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जावा कंपाइल होने देगी इस कोड को, बट जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, इन 5 लाइनों के बाद जब ये 6वीं लाइन चलेगी, जावा प्रोग्राम को किल कर देगी। और याद रखिएगा, जब जावा आपके प्रोग्राम को किल करती है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके नोटिस में डाल रहा हूं, पूरे कोर्स में हम ये वर्ड खूब यूज करेंगे, तो याद रखिएगा हम बोलते हैं जावा ने हमारे प्रोग्राम में दे दी है एक्सेप्शन। जावा ने हमारे प्रोग्राम में दे दी है एक्सेप्शन। इसी एक्सेप्शन को मुझे लगता है आपने किसी और लैंग्वेज में जरूर सुना होगा। इट्स कॉल्ड एज रन टाइम एरर। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, रन टाइम एरर? सुना है? बस, तो हम जावा में रन टाइम एरर ना बोलकर रन टाइम एरर की जगह जो वर्ड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एक्सेप्शन। अब सवाल आता है इसमें अच्छा क्या है? अगर जावा मेरे प्रोग्राम को किल कर रही है, सो व्हाट इज गुड अबाउट दैट? तो सोचिए, जो बेवकूफी हम कर रहे हैं उससे दूसरे प्रोग्राम्स को और अंडरलाइन कंप्यूटर को, अंडरलाइन प्लेटफॉर्म को जावा नुकसान से बचा रही है। जावा नुकसान से बचा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है, सोचिए कि हम रोड पे अंधाधुंध रैश ड्राइविंग करें, बहुत ही स्पीड में अंधाधुंध लोगों को कट मारते हुए गाड़ी चलाएं। तो सोचिए अगर कोई समझदार पुलिसमैन होगा तो हमारी इस रैश ड्राइविंग के कारण हमें रोक देगा, हमें साइड में खड़ा कर देगा ताकि बाकी ट्रैफिक स्मूथली चले, बाकी ट्रैफिक को हमारी गलती के कारण कोई खामियाजा, कोई नुकसान ना उठाना पड़े। आ रही है मेरी बात समझ में? बस वही समझदार ट्रैफिक पुलिसमैन जेवीएम होता है। जब जेवीएम प्रोग्रामर को रैश ड्राइविंग करते हुए देखता है तो जेवीएम 1 सेकंड नहीं लगाता और आपके प्रोग्राम को तुरंत के तुरंत किल कर देता है। आप मानते हैं इस कारण से जो अंडरलाइन कंप्यूटर है, जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, वो सेफ हो जाते हैं? मानते हैं आप? अगर रोड पे कोई रैश ड्राइविंग करे और ट्रैफिक पुलिस उसे साइड में कर दे तो कम से कम बाकी लोगों की जान पे खतरा नहीं है। उस बेवकूफ के कारण दूसरों को अपनी जान से कोई नुकसान नहीं होगा। आई बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट जेवीएम डज। जेवीएम बहुत स्ट्रिक्टली आपके प्रोग्राम को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। अगर आपने एक भी गाइडलाइन नहीं मानी, एक भी आदेश नहीं माना, तो जेवीएम कोई सेकंड चांस देता ही नहीं है, इमीडिएट इफेक्ट के साथ प्रोग्राम को कर देता है टर्मिनेट। हुआ क्लियर? आई बात समझ में? वाई जावा इज रोबस्ट, वाई जावा इज फॉल्ट टॉलरेंट। अच्छा, ये किसकी फॉल्ट है जो जावा टॉलरेट करती है? सॉरी, फॉल्ट की स्पेलिंग मिस्टेक। ये किसकी फॉल्ट है जो जावा टॉलरेट करती है? जिसको टॉलरेट करने की बात हो रही है, प्रोग्रामर की। वेरी गुड। और टॉलरेट क्या करती है? टॉलरेट बस इतना ही करती है कि आपने जहां गलती करी वहां प्रोग्राम को किल कर दी, सुधारती नहीं है आपकी गलती। ये भी मत सोचिएगा जावा फिर सर हमारे कोड को रेक्टिफाई करेगी, रेक्टिफाई आप करेंगे। वो आपको बस ये बता देगी यहां गलत थे आप और इस कारण से मैंने प्रोग्राम को किल कर दिया। क्लियर? बात समझ में आई? सो इसको बहुत शॉर्ट में अगर हम बोले, इफ फॉल्ट टॉलरेंट को बहुत शॉर्ट में अगर हम लिखें, इफ एनी मिस्टेक is done by programmer,
or programmer breaks or violates any rule of Java, then JVM immediately comes into action and terminates the program. And due to this, the computer and other programs will remain safe and secure. हुआ क्लियर? बात समझ में आई? ये वर्ड बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिएगा आप. जब तक जावा से जुड़े रहेंगे जिंदगी भर ये वर्ड आपको दिखेगा. कुछ ना कुछ गलतियां हर प्रोग्रामर कभी ना कभी करता है और हर कोड में कभी ना कभी फिर जावा जनरेट करती है एक्सेप्शन. चलूं आगे. क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट क्लियर? राइट. आगे बढ़ते हैं. जावा का फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर. जावा इज अ वेरी सिक्योर लैंग्वेज. जावा इज अ वेरी सिक्योर लैंग्वेज. ठीक. अगर सिक्योरिटी के नाम पे किसी लैंग्वेज का मार्केट में दबदबा है, अगर किसी लैंग्वेज पे मैक्सिमम कंपनीज ट्रस्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, दैट लैंग्वेज इज जावा. इसलिए दुनिया में जितनी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनका सारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर का डेवलप करा गया यूजिंग जावा. इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बताइए. इंडिया का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई. एसबीआई की पूरी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जावा में डिजाइन करी गई है, जिसका नाम है onlinesbi.com. onlinesbi.com. दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जावा. राइट. अब देखिए इतना ट्रस्ट बैंकिंग एप्लीकेशंस जावा पे कैसे करती हैं. ठीक. मेरी बात आपको एक डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से समझाएगा. सो लेट्स गो टू स्लाइड्स. Yes, IRCTC is also coded in Java. Absolutely true. देखिए इस डायग्राम को देखिए, आपको जावा की सिक्योरिटी का अंदाजा लगेगा. पहले 2 मिनट में आपको देता हूं. आप अगर समझ पाए तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए. करिए. ये रही थ्योरी, आपको हेल्प करेगी समझने में. पढ़िए. ये पॉइंट बाद में बताऊंगा मैं. हाँ, इस पैराग्राफ को छोड़ दीजिए आप. लीव इट. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. आप तो इस पार्ट पे फोकस कीजिए. फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं. आप डायग्राम देखिए और बताइए. पढ़ लिया? यस यश, वो एंड्रॉइड ऐप है ना. बट एंड्रॉइड ऐप इज ऑल्सो कोडेड इन जावा, कॉटलिन, लॉटमेन लैंग्वेजेस. मैं सर्वर साइड की बात कर रहा हूं, जो एसबीआई का सर्वर वाला पार्ट है. ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं आकाश, मैं समझाता हूं. चलिए, सबने पढ़ लिया? स्लाइड चेंज करूं मैं? सबने पढ़ लिया? शैल आई चेंज द स्लाइड? चलिए अब मैं समझाता हूं आपको. अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, समझिए. सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम देखिए. ये बताइए, ये सी का प्रोग्राम आपके सामने दिखाया जा रहा है, राइट? ये डायग्राम ये बताने की कोशिश कर रहा है कि C++ के प्रोग्राम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं. बताइए येस और नो. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था. बीच में कोई JVM जैसा सॉफ्टवेयर नहीं होता ना. आपके प्रोग्राम का सीधे मशीन कोड बनता है और ये मशीन कोड सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करता है. मतलब सी के और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कोई नहीं है. तो सोचिए, अगर सी का प्रोग्राम कोई भी गलत ऑपरेशन करे, कोई भी गलत एक्टिविटी करे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर स्ट्रांग हुआ तो वो उस एक्टिविटी से अपने आप को बचा लेगा. बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कमजोर हुआ, वीक हुआ, तो आपका ये गलत कोड ऑपरेटिंग सिस्टम तक पे भारी पड़ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तक को डिस्ट्रॉय कर देगा. इसलिए आपने सुना होगा दुनिया में खतरनाक से खतरनाक वायरस
मोस्ट डेंजरस वायरस बन सकते हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जानते हैं आप? जानते हैं इन वायरसेस को बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। ये सबसे डेंजरस वायरस होता है कंप्यूटर साइंस में। ऐसा वायरस जो कंप्यूटर के अंदर अगर आ जाए तो कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है हम एंटीवायरस डाल देंगे, तो एंटीवायरस तो तब डालेंगे ना जब कंप्यूटर बूट हो। कंप्यूटर को ऑन ही नहीं होने देगा ये बूट सेक्टर वायरस। क्यों? क्योंकि ये बूट सेक्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, अपने आप को बिठा देगा और कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाएगा। आई आपको बात समझ में? सी का प्रोग्राम कितना खतरनाक होता है जब वो डायरेक्ट जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करता है। इसलिए मैं आपको एक और चीज प्रूव करके देता हूं। आपने कभी देखा है जब आप विंडोज में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसका एक्सटेंशन .exe होता है, तो विंडोज आपको एक बार वार्न करती है डू यू ट्रस्ट दिस सॉफ्टवेयर, और आप हाँ बोलते हैं तो इंस्टॉलेशन आगे बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो exe एक्सटेंशन वाले कोड्स होते हैं, दे ऑल आर मशीन कोड्स, एंड मशीन कोड्स कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दे कैन कॉज हार्म टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आपसे पूछता है, भाई ये सही है जो डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, या इसमें कोई गड़बड़ है, राइट? अब आप जावा की तरफ देखिए। ये है आपका जावा कोड जो ब्लू में मैंने हाईलाइट करा है, और जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट करा है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बताइए आपके कोड और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कोई है? कोई है हम दोनों के बीच में, ओएस और हमारे कोड के बीच में? यस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर सिटिंग इन बिटवीन, एंड दैट लेयर इज द लेयर ऑफ, बताइए कौन है बीच में? दैट लेयर इज द लेयर ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। आपका हर इंस्ट्रक्शन जेवीएम से होकर ओएस के पास जाएगा, और जब हर इंस्ट्रक्शन जेवीएम के थ्रू जाएगा तो इसका मतलब आप जेवीएम के दायरे में रन हो रहे हैं, जेवीएम के डोमेन में रन हो रहे हैं, और इस दायरे को, इस डोमेन को बुलाया गया है, शायद यही वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, बुलाया गया है सैंडबॉक्स। जब आप अपने कॉलेज में जाते हैं तो आप कॉलेज कैंपस में होते हैं, बताइए, when you are in the college, आप कॉलेज कैंपस में होते हैं, and you have to follow the rules of the college। आपको कॉलेज के रूल्स मानने पड़ते हैं, आप अपने घर वाली मनमानियां कॉलेज में नहीं कर सकते। वो कॉलेज कैंपस अपने आप में कहलाएगा सैंडबॉक्स। वो कॉलेज कैंपस अपने आप में कहलाएगा सैंडबॉक्स। यानी जेवीएम जो एनवायरनमेंट आपको देता है, जिस एनवायरनमेंट में आपका कोड रन हो रहा है, दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज सैंडबॉक्स, और आप इस सैंडबॉक्स से बाहर निकलकर ऑपरेटिंग सिस्टम से बात नहीं कर सकते। आपका हर संदेश, हर मैसेज जेवीएम के थ्रू गुजरेगा, और जहां जेवीएम को गलत लगा, जेवीएम क्या करेगा? अभी पढ़ा आपने 5 मिनट पहले, जहां जेवीएम को कुछ गलत लगा, जेवीएम जनरेट कर देगा एक्सेप्शन। तो आप मानते हैं जावा के प्रोग्राम्स ज्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे एज कंपेयर टू सी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम इन पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम है उस तक जितने भी इंस्ट्रक्शंस पहुंचेंगे वो सारे पहुंचेंगे वाया जेवीएम। इसलिए जितनी भी सिक्योर्ड एप्लीकेशंस बनती हैं, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस, दे ऑल आर कोडेड इन जावा। ऑल ना भी मैं करूं तो भी 90% ऑफ देम आर डिजाइन्ड इन जावा टेक्नोलॉजी, बिकॉज सिक्योरिटी जो जावा के लेवल पे है वो किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेगी आपको। एम आई क्लियर ऑन दिस? समझ में आया आपको? ठीक है, अब आप फर्स्ट पैरा समझिए, वो और ज्यादा आसान है। फर्स्ट पैरा समझिए, वो और ज्यादा आसान है। ये बताइए, अगर सी पढ़ी आपने तो आई एम 100% श्योर आपने इसका नाम सुना होगा। सुना है? बताइए कौन है ये? सी में हीरो है या ये सी में विलेन है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये दोनों है। डिपेंड करता है प्रोग्रामर इसको कैसे यूज करता है। अगर प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए यूज करे तो पॉइंटर्स विल एक्ट एज हीरोज, और यही प्रोग्रामर अगर पॉइंटर्स के थ्रू चाहे तो विलेन बन सकता है। तरह तरह के डिस्ट्रक्टिव कोड सी लैंग्वेज के अंदर बना सकता है। जावा सिक्योरिटी को लेकर इतनी कंसर्न्ड है, जावा सिक्योरिटी को लेकर इतनी कंसर्न्ड है कि जावा पॉइंटर्स अलाउ नहीं करती। पॉइंटर तो छोड़िए, मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप सबने सी में इसे पढ़ा है? बताइए, ये वाला सिंबल पहचान रहे हैं? कौन होता है ये सी लैंग्वेज में? कौन है ये? हु इज दिस? इन सी प्रोग्रामिंग दिस इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर।
एंड आई थिंक एवरीवन नोस इससे हम वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करते हैं ना। अच्छा, स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं क्या? सी हमें वेरिएबल का एड्रेस देखने देती है? यस, बिल्कुल देखने देती है। जावा इतनी सिक्योर है, जावा में ये ऑपरेटर होता ही नहीं है। ना प्रोग्रामर एड्रेस देखेगा, ना कुछ गलत करने के बारे में वो सोच पाएगा, ना सिस्टम को या दूसरे प्रोग्राम्स को कोई नुकसान पहुंचेगा। तो लोग कहते हैं जावा में पॉइंटर का ना होना जावा को वीक बना देता है। जावा कहती है जावा में पॉइंटर का ना होना जावा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, सिक्योर बनाता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? यस, जावा पाइथन से ज्यादा सिक्योर है। पाइथन में एड्रेस देख सकते हैं वेरिएबल का? अगर पाइथन पढ़ी हो आपने तो बताइए, क्या पाइथन हमें वेरिएबल का एड्रेस दिखाएगी? बिल्कुल, भले ही वहां ये ऑपरेटर नहीं होता है, बट आई थिंक आपने सुना होगा आईडी नाम का एक फंक्शन होता है, राइट? और आप एक्चुअल एड्रेस भी देख सकते हैं। अगर आप पाइथन को एडवांस लेवल पे पढ़ें तो आप एक्चुअल मेमोरी एड्रेस भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी में पाइथन जावा को बीट नहीं कर सकती, किसी एंगल से नहीं कर सकती। सिक्योरिटी तो वो एरिया है जहां जावा पाइथन को बीट कर पाती है। सिंप्लिसिटी में पाइथन बीट करती है, पाइथन इज मोर इजी टू लर्न, राइट? लेकिन सिक्योरिटी में जावा पाइथन को बीट करती है। यस यश, 100% यस। अभी भी सिक्योरिटी के मामले में लोग पाइथन नहीं ले रहे हैं। पीपल नॉट सेइंग कि हम पाइथन इसलिए प्रेफर करेंगे कि हमें सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर बनाना है। वो दूसरी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं पाइथन की तरफ। सिक्योरिटी पे अगर कोई चीज चल रही है, इट्स स्टिल जावा। ओके, क्लियर हुआ? यस 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 सत्यम, यहां जितने भी कोर्सेज हैं, एवरी कोर्स इज बैक्ड विद अ प्रोजेक्ट। यू विल बी गेटिंग अ प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आल्सो। जब कोर्स खत्म होगा तो आप प्रोजेक्ट करेंगे। आपको अभी करना हो तो आप अभी कर सकते हैं, जून में भी एक प्रोजेक्ट होने वाला है। बट आपको अगर जावा पूरी आती हो तो, जो मेरा पिछला बैच खत्म हुआ है मई में, उन लोगों का जून में प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। ठीक है, तो आप लोगों का जब कोर्स खत्म होगा तब आपको इसमें प्रोजेक्ट मिलेगा मतलब अपन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बना के दे दूंगा, ऐसे ही सेशन चलेगा प्रोजेक्ट का जैसे अभी क्लासरूम सेशन चल रहा है। ओके, एंड्रॉइड के लिए शुभम जीयूआई तक की जावा चाहिएगी आपको। जावा में जीयूआई तक पढ़ना पड़ेगा एंड्रॉइड के लिए, राइट? चलिए बढ़े आगे। अब जावा का अगला फीचर लेते हैं। सबको समझ में आ गया? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? ये चारों पॉइंट्स क्लियर है? खास तौर पे सिक्योर समझ में आया? अब आप मुझे जरा अपने वर्ड्स में बताइए, व्हाई जावा इज सिक्योर? जावा के सिक्योर होने के दो कारण दीजिए। नंबर 1, योर प्रोग्राम रन्स इनसाइड अ सैंडबॉक्स। पहला रीजन। व्हाट इज सैंडबॉक्स? द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय जेवीएम। Your program cannot directly talk to the operating system. This is number 1 reason. Number 2 reason, Java doesn't allow programmer to directly access addresses. Java doesn't allow programmers to directly access addresses. आप Java में integer बना सकते हैं, but कभी उसका एड्रेस प्रिंट करके नहीं देख सकते। Java देखने ही नहीं देगी आपको। Okay, shall I proceed? चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है जावा इज वेरी सिंपल। अब ये है एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, और मुझे लगता है आपने भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा, यार जावा बहुत डिफिकल्ट है, जावा बहुत लेंदी है, बहुत मुश्किल होता है जावा सीखना। ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन मानिएगा, ये बिल्कुल मिथ है। अगर ऐसा होता तो आज जावा 3 बिलियन डिवाइसेस पे ना चल रही होती। ऐसा होता तो आज मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर्स जावा पे काम नहीं कर रहे होते। तो सुनिए जावा के बारे में ये मिथ क्यों है लोगों में कि जावा बहुत डिफिकल्ट है। जावा डिफिकल्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती है, यानी उन लोगों के लिए जिनसे पूछा जाए लैंग्वेजेस क्या होती हैं तो जवाब देते हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। जो ये लेवल रखते हैं कंप्यूटर्स में, उनके लिए जावा जरूर डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको सी के बेसिक्स आते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग के आपने बेसिक्स पढ़े हैं,
आप इजीली जावा सीख सकते हैं। क्यों सीख सकते हैं उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जावा का 75% सिंटेक्स, ध्यान दीजिएगा, 75% सिंटेक्स जावा ने बोरो करा है फ्रॉम सी एंड C++ लैंग्वेजेस। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लेता हूं, आप मुझे बताइए, इंट, कैर, फ्लोट सी में होते हैं, दे आर डेटा टाइप्स, ये तीनों जावा में भी होते हैं, राइट। देन ऑपरेटर्स सी में होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, अपॉन, मॉड जावा में भी होते हैं। देन इफ एल्स सी में होता है, और होने का मतलब समझ रहे हैं, होने का मतलब बिल्कुल सेम सिंटेक्स है, बिल्कुल सेम सिंटेक्स है। होने को तो इफ एल्स पाइथन में भी होता है, बट पाइथन के इफ एल्स का सिंटेक्स सी के इफ एल्स से अलग होता है। बट जावा का इफ एल्स, ऑपरेटर, डेटा टाइप, लूप, एरे, ये सब कुछ जावा में आपको मिलेगा इनहेरिटेड फ्रॉम सी एंड C++ लैंग्वेजेस। यानी अगर मैं कुछ चीजें प्रोग्राम में छुपा दूं और आपको प्रोग्राम दिखाऊं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये जावा का प्रोग्राम है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये प्रोग्राम सी का प्रोग्राम है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? राइट? तो अगर आपको C++ के बेसिक्स आते हैं, आप आराम से माइग्रेट कर सकते हैं टुवर्ड्स जावा। और एक चीज मैं बताता हूं, पूरी C++ की जरूरत नहीं है जावा के लिए। ये बात मैं आपको एक डायग्राम से समझा रहा हूं, देखिए, बताइएगा हाँ कि ना। अगर ये सी है तो आप मानते हैं ये C++ है? बताइए, हम सी में जो कुछ भी करते हैं सब कुछ C++ अलाउ करती है, 99% तक तो अलाउ करती है ना। लेकिन जावा ऐसे है, ऐसे, यानी जावा ने C++ को पूरा पूरा इनहेरिट नहीं करा है। जो अच्छा लगा वो जावा के डेवलपर्स ने यूज करा, जो खराब लगा वो जावा के डेवलपर्स ने ड्रॉप कर दिया, जैसे आज का लेक्चर अगर आप सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो एक चीज आपको भी पता है, जावा में भी गौर करिए, मैंने कहा था डायनेमिक एलोकेशन होता है, बट जावा में मेमोरी एलोकेट होती है, प्रोग्रामर को डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता, जबकि सी में प्रोग्रामर को मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो जावा ने सी से ली, लेकिन जो अच्छा लगा वो इनहेरिट करा, जो खराब लगा वो पॉइंटर्स की तरह ड्रॉप कर दिया। तो ऐसा नहीं है every part of C is there in Java, it's not that, only those things are there जो जावा के डेवलपर्स को लगा कंट्रोवर्शियल नहीं है, जो सिंपल है, वो उन्होंने इनहेरिट करा, जो खराब लगी वो उन्होंने छोड़ दिया। क्लियर हुआ? इसलिए कहते हैं जावा इज अ सिंपल एंड इजी लैंग्वेज टू लर्न। इनफैक्ट जावा इज द बेस्ट लैंग्वेज अगर आप मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। बिल्कुल शिव जी की तरह विश पी लेंगे आप अगर आपने जावा पढ़ ली तो, आप ये मान लीजिए अमर हो जाएंगे। अगर जावा पढ़ ली तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जावा के बाद बहुत आसान आपको लगेगी, यकीन मानिए, इट्स अ रियल ट्रुथ। आप एक बार जावा पढ़ लीजिए, आपको जितने मॉडर्न फीचर्स हैं वो सब जावा में दिख जाएंगे। फिर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, सी शार्प की तरफ जाइए, PHP की तरफ जाइए, वो सब आपको बहुत सिंपल लगेंगी, आपको लगेगा दे आर वेरी इजी टू लर्न। जावा की अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, टॉप 5 लैंग्वेजेस में है आज भी जावा। सौरभ, अपने बेसिक्स बिल्ड करने के लिए C++ को सीखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से C++ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है। प्रोडक्ट्स मार्केट में C++ पे उतने ज्यादा अब नहीं बनते हैं, बट अगर आप प्रोग्रामिंग में बिगिनर हैं और आपको अपने लॉजिक्स बिल्टअप करना सीखना है तो C++ आर अ मस्ट। वो आपको चलना सिखाती है, जावा पाइथन आपको दौड़ना सिखाएंगी, पर पहले चलना तो आए, राइट? चलिए, ये हो गया जावा का 5th इंपॉर्टेंट फीचर। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा, इसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। ठीक, फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या मतलब है इस फीचर का? इस फीचर का मतलब है जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है।
यानी जावा में जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आपका छोटे से छोटा कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होता है। इससे मैंने आपको डे 1 पे पूछा था कि आप लोगों को थोड़ी बहुत C++ आती है कि नहीं। अगर नहीं आती होगी तो आज ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रिफ्रेशर। प्लीज वो रिफ्रेशर आप अटेंड कर लीजिएगा। वो रिफ्रेशर अटेंड करने से जब जावा का फर्स्ट प्रोग्राम मैं आपको कराऊंगा, अभी 2 दिन और लगेंगे जावा का फर्स्ट प्रोग्राम आने में, क्योंकि मैं आपको इंस्टॉलेशन करवाऊंगा, जावा के एडिशंस के बारे में बातें बताऊंगा। इसमें 1 लेक्चर या 2 लेक्चर और लग जाएंगे। इन द मीन टाइम आपका ऊप्स का कवर अप हो जाएगा, तो आप याद से वो कवर अप ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपके टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग एक पोस्ट डालेंगे कि ऊप्स का कवर अप लेक्चर इस डेट को इतने बजे है, तो स्टूडेंट्स उसे प्लीज ज्वाइन कर लें जिन्हें बिल्कुल नहीं पता ऊप्स क्या होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जावा में याद रखिएगा, आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो आप बनाएंगे वो यूज करेगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे जिन्हें पता है आप मुझे बताइए, क्लास नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड द वर्ड क्लास? राइट? देन सेकंड थिंग, other than class we have another thing in Java which is called as object, right? Class है तो object होगा। then we have inheritance, then we have polymorphism, then we have encapsulation। ये सारे oops के concepts हैं और ये सब आपको जावा में strongly support होते हुए मिलेंगे। खास तौर पे गौर करिएगा, जावा encapsulation को बहुत अच्छे से मानती है। जिन्हें पता हो आपको मैं याद दिला दूं, encapsulation कहता है हर प्रोग्राम जो आप बनाएं उसमें डेटा सिक्योर करें, और डेटा सिक्योर करने के लिए जरूरी होती है कि हम प्रोग्रामिंग में यूज करें क्लास। इसलिए जावा के अंदर आप छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे, हेलो भी अगर आप लिखेंगे, तो आपको उस प्रोग्राम में यूज करनी पड़ेगी क्लास। समझ में आ रही है बात? तो इवन सिंपलेस्ट प्रोग्राम इन जावा मेक्स यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जावा इतना स्ट्रांगली ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है कि हम ये मानते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करे हुए जावा में आप कोई कोड नहीं लिख सकते। अब आपने सुना होगा, मैंने एक लाइन बोली थी, इस पॉइंट को लेकर कंट्रोवर्सी है कि जावा फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो सुनिए वो कंट्रोवर्सी क्यों है। नॉर्मली एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स नहीं होते हैं। एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में वेरिएबल नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नाम की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बट आप आज का लेक्चर अगर ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं जावा में डेटा टाइप्स होती हैं। आप समझ सकते होंगे अगर डेटा टाइप होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन डेटा टाइप के बनते होंगे वेरिएबल्स। आपने देखा भी होगा, मैंने जावा में आपको एक वेरिएबल बना के दिखाया भी है। देखिए यहां भी मैंने लिखा है, जावा के अंदर भी हम लोग इस तरीके से स्टैटिक एलोकेशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं इंट ए। अब बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि जब जावा में हम इंट ए लिख सकते हैं तो ये तो हमने वेरिएबल बना दिया, और एक फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में तो हमने सीखा है वेरिएबल्स होते ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हम प्रोग्रामर्स अगर चाहें तो जावा में इन वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ऑब्जेक्ट, एक कॉन्सेप्ट यूज करके। आपके नोटिस में बस वो कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, पढ़ाऊंगा आपको आगे, और इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है ऑटो बॉक्सिंग। ये कॉन्सेप्ट जब आप सीखेंगे जावा में, तब आप देखेंगे जावा आप पे छोड़ती है, आप डिसाइड करिए कि आपको वेरिएबल्स चाहिए या आपको वेरिएबल्स की जगह पर ऑब्जेक्ट चाहिए। इसलिए अगर आप जावा को ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो आप इस चीज के लिए बोल सकते हैं किसी के भी सामने कि ऑल्दो जावा अलाउज अस टू डिक्लेयर वेरिएबल, बट जावा आल्सो अलाउज अस टू कन्वर्ट दीज वेरिएबल्स इनटू ऑब्जेक्ट्स। बात आई समझ में? क्लियर हुआ? इसलिए जावा एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोली जा सकती है विदाउट एनी डाउट। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जावा का आखिरी इंपॉर्टेंट फीचर, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट। जावा इज अ लैंग्वेज which strongly supports the concept of multi-threading। अब multi-threading नाम की चीज आपने C++ में ना कभी सुनी होगी ना पढ़ी होगी, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताता हूं ये क्या है। बस ये जान लीजिएगा, ये जावा का आखिरी टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स होता है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आपको अभी नहीं समझना है, ये पूरी जावा के बाद आप इसे समझेंगे।
लेकिन आप इंट्रोडक्शन लीजिए ये टॉपिक होता क्या है, और आप देखेंगे आपके आसपास जितनी एप्स आप यूज करते हैं, जितने आप वेबसाइट्स यूज करते हैं, सब में मल्टी थ्रेडिंग लगी हुई आपको दिखेगी। ठीक है, पहले मैं समझा दूं मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। मैं आपसे एक बार फिर सी लैंग्वेज में एक सवाल पूछूंगा, तो मुझे बताइए सी में मैंने मेन फंक्शन बनाया, ओके। मेन के अंदर से मैंने सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करा जिसका नाम है प्राइम। अंदाजा आप आराम से लगा सकते होंगे, प्राइम फंक्शन का काम होगा चेक करना कि 7 प्राइम है या नहीं है। ठीक है, प्राइम के बाद मैंने फैक्टोरियल नाम का फंक्शन कॉल करा सी लैंग्वेज में, और मैंने फैक्टोरियल को बोला 5 का फैक्टोरियल निकालो। और इसके बाद मैंने एक फंक्शन और कॉल करा जिसका नाम है इवन ऑड, और मैंने इसको कहा चेक करके बताओ कि 10 इवन है कि ऑड है। मेरा पहला सवाल आप सबसे ये है, ये तीनों कौन है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, ये तीनों के तीनों फंक्शंस हैं। सी में जो मैंने लिखे हैं दे आर कॉल्ड फंक्शंस। ओके, सी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहां से होता है, एग्जीक्यूट होना कहां से शुरू होता है? सी में ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करना शुरू करता है फ्रॉम मेन। तो मेन इज द फर्स्ट फंक्शन विच इज कॉल्ड, आप मानते हैं आपके प्रोग्राम में सबसे पहले कॉल होने वाला फंक्शन मेन होता है। ठीक है, अब मेन के बाद प्राइम कॉल होगा, यस और नो होगा? आप सोचिए आराम से और मुझे बताइए, जब प्राइम कॉल होगा, जितनी देर प्राइम रन होगा, जितना समय प्राइम रन होने के लिए लेगा, उतनी देर ये दोनों क्या करेंगे बताइए? ये दोनों क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि प्राइम का काम खत्म हो और कंट्रोल मेन में वापस आए। जब कंट्रोल मेन में वापस आएगा तब फैक्टोरियल कॉल होगा। अच्छा, जब फैक्टोरियल चलेगा तब आप मानते हैं इवन ऑड को वेट करना पड़ेगा। यानी सी में आप अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होता है ना, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन एंड सो ऑन। अब जावा एक सवाल पूछती है सी के डेवलपर्स से, आप बताइएगा आप क्या जवाब देंगे? प्राइम का फैक्टोरियल से क्या रिलेशन है बताइए? कोई रिलेशन है? नहीं है ना। ये दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शंस है ना, ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है ना। तो फिर जावा कहती है फिर फैक्टोरियल को वेट क्यों करवा रहे हो, प्राइम के खत्म होने का इंतजार क्यों करवा रहे हो? तो जावा कहती है एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल नहीं, एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए पैरेलल। और ये जो पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, इसी को जावा की दुनिया में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में अपन बुलाते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इसी को कहा जाता है मल्टी थ्रेडिंग। गेस करिए, अगर एग्जीक्यूशन पैरेलल होगा तो फायदा क्या मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा, आपका प्रोग्राम कम समय में काम कर जाएगा। समय आपके प्रोग्राम का रिड्यूस हो जाएगा, मानते हैं? समय कम हो जाएगा। जब पैरेलली दो फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कम समय में हो जाएगा। और सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप बताइए आपको जूम में मल्टी थ्रेडिंग दिख रही है? जूम ऐप में मल्टी थ्रेडिंग दिख रही है? आप मानते हैं मैं एक साथ बहुत सारे काम कर रहा हूं जूम ऐप में? मैं बोल रहा हूं, आप तक मेरा ऑडियो आ रहा है, जो वीडियो है ऐप वीडियो डिलीवर कर रही है, जो मैं लिख रहा हूं वो भी आपको दिख रहा है, साथ में आप भी अपनी तरफ से मुझसे चैट कर पा रहे हैं, और आप मान रहे हैं ये सब पैरेलली हो रहा है। All these action which we all are taking is parallel execution. This is multi-threading. तो Zoom इस समय multi-threading यूज कर रहा है। गेस करिए नहीं कर रहा होता तो? गेस करिए Zoom multi-threading यूज नहीं कर रहा होता तो या तो मैं ऑडियो आपको सुना पाता या वीडियो दिख पाता। आप अगर चैट में कुछ लिखते तो कोई और नहीं लिख पाता। आप अगर कुछ बोल रहे होते तो कोई और बीच में नहीं बोल पाता। जबकि सोचिए अगर मैं आप सबको अनम्यूट कर दूं, आप सबका ऑडियो पैरेलली आएगा सर्वर पे? अगर आप सबको अनम्यूट कर दूं, आप सबका ऑडियो पैरेलल आएगा? दिस इज कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडिंग। आया समझ में? तो जावा में आप इजीली मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, जावा में आप इजीली पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके प्रोग्राम का समय बचेगा, आपका प्रोग्राम ज्यादा फास्ट काम कर पाएगा। यस मोहम्मद, जावा सी से फास्ट नहीं है,
फास्ट नहीं है जावा सी से स्लो है डेफिनेटली, बट सी पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं दे पाती ना, राइट? दे पाती है वो भी बेसिक कंपाइलर्स पे नहीं देती है। सी में भी पैरेलल एग्जीक्यूशन है, लेकिन उसके लिए आपको हाई एंड कंपाइलर्स यूज करने पड़ते हैं। यश, मैं नहीं कह सकता जूम इज डिजाइन इन विच लैंग्वेज, वो तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपन को, आई कांट प्रेडिक्ट, बट ये तो डेफिनेट है कि वो मल्टी थ्रेडिंग यूज कर रहा है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। मैं बता दूंगा आपको एक्सप्लोर करके, आई हैवंट एक्सप्लोर्ड दैट। ओके, डन, क्लियर? These are all most important features of Java technology, right? तो जैसा मैंने कहा स्लाइड में सबके नोट्स हैं, स्लाइड में आपके साथ शेयर कर लूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है? परम जी सर अब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए 2 मिनट। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग ने जिन्हें जावा ज्वाइन की हुई है और जावा ऑरिकल लिया है या जावा पाइथन लिया है, तो उनको फीस लमसम 5000 देनी है। और जो सिर्फ जावा करना चाहते हैं, तो जो आपको ऑफर दिया था, आपको बताया था मैंने, वो याद से आप लोग नेक्स्ट क्लास तक अपनी फीस पेमेंट कर दें, क्योंकि आप लोग फीस, क्योंकि आपकी ड्यू डेट मेरे ख्याल से 3 या 4 तारीख की दी हुई है, तो आज 1 हो गई है, तो याद से अपना पेमेंट कर दीजिए, जिससे आपकी क्लास प्रॉपर चल सके, क्योंकि फिर ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा पे करना पड़ जाएगा उसके लिए, ठीक? इन तो आप लोगों लोग को याद फीस से डिटेल्स दे दीजिए सर, इनको फीस डिटेल नहीं मिली है, इनकी आज नहीं सेकंड मिली क्लास है? है, आज सेकंड अच्छा, क्लास है इनकी। ठीक है, तो स्लाइड्स आपके पास सर अभी है आपके पास? हाँ मेरे पास होगी, आप बता दीजिए स्लाइड्स verbally, है या तो मैं लिख देता हूँ, वर्बली हाँ, बता देते हैं ना अपन। देखिए हाँ जी, हाँ, देखिए, अगर आप अपनी फीस लमसम देते हैं तो उसकी फीस होती है 3000। अगर आप लमसम फीस पे करते हैं तो उसकी फीस होती है 3000, और ये आपको 6 मई तक या 6 जून तक आपको पे करनी है। 6 जून तक आप लोग पे कर दीजिए तो आपको ऑफर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो आपकी फीस हो जाएगी 3500। अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो 3500, अगर आप लमसम पे करते हैं तो 3000 आपकी फीस रहेगी, ठीक? ऐसे ऑनलाइन फीस ज्यादा है हमारी, ये सिर्फ अभी लॉकडाउन के कारण अभी जो डिस्काउंट दिया गया है ये इसके लिए है। इंस्टॉलमेंट 3500, लमसम 3000 फीस है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बता दीजिए सर कितने की है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लोग पहले 2000 दे दीजिए, 1500 दे दीजिए, जो भी आपको 1500 दे दीजिए, और सेकंड फिर 1500 दे दीजिए, और आपको इसमें 20 डेज का टाइम मिल जाएगा। और जिनको लगता है हमें लेना है पैकेज 3000 वाला, वो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए 300 का, और फिर फीस आप 10 तक पे कर सकते हैं। पैकेज मतलब 2 लैंग्वेज, अगर आप जावा प्लस पैकेज एनी अदर लैंग्वेज ना? हाँ जी, जावा प्लस एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट C++। हाँ, C++ नहीं है, बाकी ऑरिकल, डीएस, जैसे डेटा स्ट्रक्चर बैच भी चालू हो रहा है हमारा 4 तारीख से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं पैरेलली। डीएस का बैच भी चालू हो रहा है। कोर जावा, एडवांस जावा की फीस भी 5000 ही है। दोनों का कंबाइंड पैकेज 5000 है। इंडिविजुअल दोनों की फीस अलग अलग ज्यादा है, कंबाइंड पैकेज लेंगे तो 5000 है। क्लासेस ऑल्टरनेट है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, आगे चलकर संडे भी हो जाएगा। डीएस प्लस जावा भी 5000 है। कॉम्बो लेते हैं कोई भी 2 तो 5000 है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, और अगर कोई इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप परमजीत सर के सेल पे कॉल कर लीजिए। हाँ, कोई भी दिक्कत हो, फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। या क्लास के बाद ही कॉल कर लीजिए। सर इन लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक लेक्चर शेड्यूल करना है। हाँ जी, है ना, तो वो आज ग्रुप में डाल दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, वो लेक्चर कब शेड्यूल हो रहा है। ठीक है, मैं शेड्यूल मॉर्निंग, इनसे पूछ लो, मॉर्निंग चलेगा सबको, मतलब 11-12 बजे करीब? हाँ हाँ, आप कर दीजिए, शेड्यूल कर दीजिए। ठीक, मैं 11-12 बजे करीब शेड्यूल, हाँ कर दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक, चलिए ठीक। तो अब आप लोगों को आना है परसों सेम टाइम 6:30 बजे, ठीक है? मैं परसों आपको कंप्लीट सिलेबस और सारी डिटेल्स दे दूंगा। सिलेबस भी है, बट मेरी अभी दूसरी क्लास है, बाकी स्लाइड जो शेयर होंगे उसमें सिलेबस होगा, आप सिलेबस देख लीजिएगा। मैं क्लासरूम में भी सिलेबस डिस्कस कर लूंगा। ओके, तो परसों आइए, परसों लेते हैं इससे आगे।
ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।